सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिए जाते हैं, ताकि बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सके, समझ सके और सफलता को सुनिश्चित कर सके। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप बहुत सारे कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। इन केस आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाएंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़िए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे रोज नोट्स को पढ़िए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, सप्ताह में 1-2 टेस्ट दीजिए, देखिए कि आखिरकार प्रश्न कहाँ पे गलत हो रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, उस गलतियों को पहचानिए, फिर उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ मेरे द्वारा कवर कराया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से इन सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहाँ से प्रश्न बनेगा सब कुछ आपका कवर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान समय में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ अगर जो कोई अन्य वैकेंसी आती है और उसके लिए भी आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच अवेलेबल हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा पीजीटी, केबीएस, एमबीएस, सारे बैच आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अब एक नए उत्साह से लग जाइए, अब एक नए उत्साह से लग जाइए, क्योंकि परीक्षाएं अब बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिलने वाली है अलग अलग राज्यों में। अगर जो बात करें तो चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ। पहला प्रश्न आपके सेशन का ये रहा कि एकाधिकारी के लिए आपूर्ति वक्र की अवधारणा कोई अर्थ नहीं रखती है। क्या ये बात सही है? और अगर ये बात सही है तो एकाधिकारी गण मूल्य निर्धारक होते हैं और विभिन्न कीमतों पर वे क्या उत्पादन करेंगे यह पूछना कोई मायने नहीं रखता है। खूबसूरत सा प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एकाधिकार की बात हो रही है। तो एकाधिकार बाजार क्या होता है ना? तो एकाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार ये क्या होता है? तो एकाधिकार बाजार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाला क्या होता है? अकेला होता है, अर्थात अकेला विक्रेता होता है। किसी वस्तु को बेचने वाला कौन सा होता है? अकेला विक्रेता होता है। ठीक है। उसके बाद जो देखिए, ध्यान समझिएगा कि एकाधिकार बाजार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है। जैसे भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे टिकट का एकमात्र विक्रेता है। अगर जो आप चाहें कि टिकट आप भारतीय रेलवे के अलावा किसी अन्य कहीं अन्य जगहों से आप खरीद लें तो आप नहीं खरीद पाएंगे। जैसे आप अगर जो ट्रेन खरीदना चाहते हैं तो आप ट्रेन नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेन की जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली है वो एकमात्र संस्था है। तो एकाधिकारी बाजार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है। और जब अकेला वस्तु को बेचने वाला होगा तो जाहिर सी बात है
कि वो दो तरीके से वस्तुओं का विक्रय करेगा। पहला क्या करेगा कि वस्तु की जितनी मांग होगी अर्थव्यवस्था में उससे कम वो पूर्ति करेगा, अर्थात उससे कम वो उत्पादन करेगा ताकि वो ज्यादा कीमत वसूल करे, ताकि वो ज्यादा कीमत वसूल करके अपने लाभ को अधिकतम करे। ठीक है, जब ज्यादा कीमत वसूल करेगा तो अपने लाभ को अधिकतम करेगा। और एकाधिकार बाजार के अंतर्गत विक्रेता जो होता है वो दूसरा कार्य क्या कर सकता है, तो जितनी वस्तुओं की मांग बढ़ रही है उसी तरीके से वस्तु की पूर्ति को अर्थात उत्पादन को भी वो बढ़ा सकता है और कम मार्जिन पे ज्यादा लाभ को कमा सकता है। तो एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकारी कीमत का निर्धारक करने वाला होता है। एकाधिकारी क्या होता है, एकाधिकारी 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 एक सेकेंड, एकाधिकारी क्या होता है, ये कीमत निर्धारक होता है, कीमत निर्धारक होता है। अर्थात एकाधिकारी के पास ये निर्धारक, ठीक है, एकाधिकारी के पास ये पूर्ण रूप से अथॉरिटी होती है कि वो जो वस्तु का उत्पादन कर रहा है उस वस्तु को वो किसी भी कीमत पे मार्केट में बेच देगा। जबकि आप जब पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं कि एक जो फर्म होती है वो कीमत को स्वीकार करने वाली होती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर होता है। तो वहां पे किसी एक फर्म को बाजार कीमत पर ही प्रोडक्ट को बेचने पड़ेंगे, लेकिन एकाधिकार बाजार के अंतर्गत नहीं होता है। एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है और वो कीमत को निर्धारित करने वाला होता है। भैया हम अगर जो किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो हम ना निर्धारित करेंगे कि वस्तु की कीमत क्या होगी। तो यही एकाधिकार बाजार के अंतर्गत देखने को मिलता है। और एकाधिकार बाजार में उत्पादक या विक्रेता दो तरीके से अपने लाभ को अधिकतम करता है। पहला कि जितनी मांग उस वस्तु की अर्थव्यवस्था में उससे कम उत्पादन अर्थात उससे कम पूर्ति करता है ताकि ज्यादा कीमत पर वस्तुओं को बेच करके लाभ को अधिकतम किया जा सके। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जितनी वस्तुओं की मांग अर्थव्यवस्था में है उसी के अनुसार वो पूर्ति करता है ताकि अब ज्यादा वस्तुओं को बेच करके कम मार्जिन पे ज्यादा लाभ कमाया जाए। लेकिन एकाधिकार के अंतर्गत जो विक्रेता होता है वो कीमत को निर्धारित करने वाला होता है, उसके ऊपर कोई अन्य प्रेशर नहीं होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप ये बोल रहे हैं कि एकाधिकार के लिए आपूर्ति वक्र की कोई अवधारणा का अर्थ नहीं होता है, एकाधिकारी जितना चाहेगा उतना उत्पादन करेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। उसके बाद एकाधिकारी गण मूल्य निर्धारक होते हैं और विभिन्न कीमतों पर वे क्या उत्पादन करेंगे यह पूछना मायने नहीं रखता है। तो अभी तो मैं आपको यही तो बार बार बातें बता रहा हूँ कि एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है और वो पूर्ण रूप से इस बात का स्वामित्व रखता है कि हम अपने वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे या कितना हम अपने वस्तु को बेचेंगे। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि अल्पाधिकार मॉडल जिसमें व्यवसायी कल्पना करता है कि उसके प्रतिद्वंदी का उत्पादन स्थिर है और फिर निर्णय करता है कि कितना उत्पादन करे, ये किस मॉडल के अंतर्गत ये बात बताई गई। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सुभी जी, नरोत्तम लोधी जी, अर्चना श्रीवास्तव जी, मीनू यादव जी, अफजल हसन जी, अतुल यादव जी, ठीक है, सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है? अगला प्रश्न, ठीक है, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कौन भाई? ए बी, काफी विविधता आ रही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये 1838 की बात है, 1838 की बात है ये। हाँ, पहले आप बताइए। ठीक है, 1838 में अल्पाधिकार के संदर्भ में कुर्नो साहब ने एक नियम दिया था। कुर्नो साहब ने क्या दिया था? एक नियम दिया था। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा था? उसमें उन्होंने ये कहा था कि अल्पाधिकार, अब चूंकि फिर वही बात होनी चाहिए कि अल्पाधिकार क्या होता है, तो अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कुछ विक्रेता होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं, 2 से ज्यादा विक्रेता होते हैं, 12 से कम विक्रेता होते हैं। तो ये क्या होती है? ये अल्पाधिकार बाजार का उदाहरण है। तो
1838 में अल्पाधिकार के संदर्भ में कुर्नो साहब ने एक नियम दिया और उसी नियम में उन्होंने बताया कि अल्पाधिकार के अंतर्गत एक व्यवसायी जो है वह यह कल्पना करता है कि उसका जो प्रतिद्वंदी है उनका उत्पादन स्थिर है, अर्थात जो कुछ विक्रेता है, थोड़े विक्रेता है, दो से ज्यादा विक्रेता है, वो एक को छोड़ करके, मतलब एक फर्म ये सोचता है कि बाकी के जो भी फर्म है उनके उत्पादन स्थिर है और फिर निर्णय करता है कि कितना उत्पादन करता है। तो ये बात कुर्नो का अल्पाधिकार मॉडल के अंतर्गत कहा गया था। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि अल्पाधिकार का मॉडल जिसमें एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय द्वारा उत्पादन करने से पहले अपना उत्पादन निर्धारित करता है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। अब रोज क्लास आप लोगों की होगी, रोज क्लास होगी, अब मैं रोज लाइव आऊंगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो जितने लोग भी वर्टेंड का मॉडल बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है, वर्टेंड का अल्पाधिकार मॉडल। तो अगर जो आप वर्टेंड का अल्पाधिकार मॉडल पढ़े होंगे तो वहां पे यही तो बात होती है ना कि अल्पाधिकार के संदर्भ में ये नियम दिया गया था और उसके अंतर्गत ये बताया गया था कि एक जो उत्पादक होंगे उसमें क्या होगा कि जिसमें एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय द्वारा उत्पादन करने से पहले अपना उत्पादन निर्धारित करता है। अर्थात अगर जो वर्टेंट का अल्पाधिकार मॉडल आप पढ़ेंगे तो उसमें ये आप पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि दो से ज्यादा फर्में हैं उद्योग में। अब अल्पाधिकार क्या होता है कि जहाँ पे दो से ज्यादा फर्में होती है, 10 से कम फर्में होती है, कुछ फर्में होती है, थोड़ी फर्में होती हैं। तो अगर जो कोई एक फर्म अपने उत्पादन को करने जा रहा है तो वो ये मानेगा कि दूसरा अगर जो कोई, देखिए ध्यान समझिएगा कि अल्पाधिकार का मॉडल जिसमें एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय द्वारा उत्पादन करने से पहले अपना उत्पादन करता है। जैसे अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ विक्रेता होते हैं अर्थात कुछ उत्पादक होते हैं। तो जैसे मान लीजिए उसमें से एक हम भी हैं। तो भैया जो बाकी के उत्पादक हैं उनके उत्पादन करने से पहले ही जब हम उत्पादन प्रारंभ कर देंगे, तो इसी की बात वर्टेंट साहब ने बताई थी कि एक उत्पादक अगर जो व्यवसाय में है तो दूसरे उत्पादक से पहले वो उत्पादन कर देता है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, अल्पाधिकार में षड्यंत्र रचना की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ये बात ठीक है तो अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की पारस्परिक निर्भरता रहती है। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी अभी तक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं आप यथाशीघ्र ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि देखिए ये जितने भी सारे प्रश्न आ रहे हैं ना, अगर जो गहराई से आपको इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता है, गहराई से आपने इसके कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है, तो आप हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। लाख आप कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए लेकिन एक बार अगर जो सिस्टमेटिक वे से कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे तो हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति विद्यमान रहती है। तो जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं यथाशीघ्र आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़िए, कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए जो गलती है उसमें सुधार करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस दी जा रही है। सिस्टमेटिक वे से सब कुछ मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से मुझे 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे फॉलो करिए, कहाँ से प्रश्न बनेगा सब कुछ आपका कवर होने वाला है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिए। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए जो नीचे नंबर आ रहा है उस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कि अल्पाधिकार में षड्यंत्र रचना की प्राकृतिक प्रवृत्ति रहती है, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? और अगर जो ये बात सही है तो अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की पारस्परिक निर्भरता होती है, क्या ये बात सही है? तो देखिए अगर जो आपने अल्पाधिकार को ठीक तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है,
ठीक है, तो अगर जो आपने अल्पाधिकार को ठीक तरीके से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कुछ फर्म होते हैं, थोड़े फर्म होते हैं, 2 से ज्यादा फर्म होते हैं, 10 से कम फर्म होते हैं, और यही अल्पाधिकार के अंतर्गत कार्टेल का निर्माण होता है। कार्टेल क्या होता है? तो कार्टेल स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है, और यही कार्टेल निर्धारित करता है कि जो हम लोग उत्पादित कर रहे हैं इसकी न्यूनतम कीमत क्या रखी जाए ताकि कोई नई फर्म हमारी उद्योग में एंट्री न कर पाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत टर्म होते हैं, हिडन टर्म एंड कंडीशन होते हैं, बहुत सारे अनकहे समझौते होते हैं। अल्पाधिकार के अंतर्गत बहुत सारे अनकहे समझौते होते हैं, देयर इज नो डाउट। और अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की पारस्परिक निर्भरता भी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? इसीलिए तो पाई जाती है कि भाई कार्टेल का निर्माण होता है, और कार्टेल क्या होता है? स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है, और कार्टेल निर्धारित करता है कि वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला प्रश्न कि भिन्न बाजारों में भिन्न कीमत वसूल करना क्या कहलाता है? अब देखिए, इसमें कीमत विभेदीकरण तो हर जगह दिया गया है, लेकिन किस प्रकार का कीमत विभेदीकरण होगा? थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न को। चलिए चलिए बताइए भाई। अनुराधा जी, मीनू यादव जी, अफजल हसन जी, राजन सिंह जी, तस्नीम खान जी, सुभी जी, पिंकी जी, नरोत्तम लोधी जी, अतुल यादव जी, नौसाद अली जी, काम्या सिंह जी, आशुतोष जी, राधे कृष्ण जी, ठीक है, राजन सिंह जी, आदर्श चौधरी जी, जावेद अख्तर जी, सर्वेश कुमार जी, पारस दास जी, राजकुमार प्रजापति जी, विकास कुमार मिश्रा जी, भगवंती जी, सुंदरी जी, सुनीता गुप्ता जी, ठीक है, राकेश विंद जी, पूनम गुप्ता जी। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? ये बोल रहे हैं कीमत विभेदीकरण, और इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, तो अब आपको सीधा सीधी याद आनी चाहिए कि सर जी कीमत विभेदीकरण कहाँ पे देखने को मिलता है? तो कीमत विभेदीकरण एकाधिकार के अंतर्गत मिलता है। कीमत विभेदीकरण कहाँ पे देखने को मिलता है? एकाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। और एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है, अर्थात अकेला विक्रेता होता है। ठीक है, और कीमत विभेदीकरण का मतलब क्या होता है? तो कीमत विभेदीकरण का ये मतलब होता है कि किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तुओं को अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतों पर बेचना ही कीमत विभेदीकरण कहलाता है। ठीक है, तो कीमत विभेदीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजार में अलग अलग मूल्यों पर बेचना ही कीमत विभेदीकरण कहलाता है। जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि मान लीजिए कि कोई एक आप साबुन बना रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कि कोई एक साबुन बना रहे हैं, और उस साबुन की जो उत्पादन लागत है वो 10 रुपए है। तो साबुन की उत्पादन लागत 10 रुपए है, तो मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में इसे 20 रुपए में बेच दे रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में ले जाकर के इसे 30 रुपए में बेच दे रहे हैं, एमपी में आप उत्तराखंड में ले जाकर के इसे उत्तराखंड में ले जाकर के आप मान लीजिए इसे 40 रुपए में बेच दे रहे हैं, आप इसे बिहार में ले जाकर के बिहार में ले जाकर के 35 रुपए में बेच दे रहे हैं। तो यही क्या होता है? कीमत विभेदीकरण होता है कि को एक साबुन आपने बनाया जिसकी उत्पादन लागत 10 रुपए है, लेकिन अलग अलग बाजारों में मांग की लोच के आधार पे आप अलग अलग कीमत वसूल करते हैं, तो उसे ही कीमत विभेदीकरण कहा जाता है। और कीमत ये क्या हो जाएगा कि भिन्न बाजारों में भिन्न कीमत वसूल करना ही कीमत विभेदीकरण होगा। तो एक लाइन की बात है, फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा कि कीमत विभेदीकरण होता क्या है। तो किसी कीमत विभेदीकरण खास करके कहाँ पे देखने को मिलता है? एकाधिकार एकाधिकार प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत देखने को मिलता है, जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है। और कीमत विभेदीकरण का मतलब होता है कि किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्यों पे बेचना ही कीमत विभेदीकरण कहलाता है। और पीगू साहब ने कीमत विभेदीकरण को 3 भागों में विभाजित किया था। प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण, द्वितीय कोटि का कीमत विभेदीकरण, और तृतीय कोटि का कीमत विभेदीकरण। बिल्कुल ठीक है। अगला कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। ये सारे प्रश्न डायरेक्टली आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। थोड़ा धैर्य से, थोड़ा कंसंट्रेट होकर के और थोड़ा आराम से प्रश्नों को करिएगा, है ना? क्या उत्तर होगा?
हाँ, तो चलिए भाई, उत्पाद विभेद की बात कौन करता है? सबसे पहला ही प्रश्न पूछा गया है कि समूह 1 को समूह 2 के साथ सुमेलित करिए। उत्पाद विभेद की बात कौन करता है? तो चेम्बरलिन साहब करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। उत्पाद विभेद की बात कौन करता है? चेम्बरलिन साहब करते हैं। किसके संदर्भ में? एकाधिकार के संदर्भ में। अब चेम्बरलिन का अगर जो एकाधिकार मॉडल आपने नहीं पढ़ा है तो कैसे आपको समझ में आएगा? जरूर आप कॉन्सेप्ट पढ़िए। देयाधिकार विश्लेषण की बात करें तो देयाधिकार की बात कौन करता है? तो ये कुर्नो साहब करते हैं। जिस देयाधिकार क्या होता है? बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाले दो होते हैं, अर्थात दो विक्रेता होते हैं। वस्तुओं के लिए वस्तुओं का उत्पादन ये सर्राफा से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि देखिए भैया, इन्होंने व्युत्पन्न मांग की भी बात की थी, और इन्होंने क्या कहा था कि अगर जो किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है तो जो जबकि व्युत्पन्न मांग के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जब एक वस्तु की डिमांड बढ़ जाए, एक उद्योग में जो वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं उसकी डिमांड बढ़ जा रही है, तो दूसरे उद्योग की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि कार बनाने वाली कंपनी है, महिंद्रा की कार बन रही है, तो महिंद्रा की कार की मांग में वृद्धि हो जाए, तो अब महिंद्रा केवल इंजन बनाता है ना, बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो खुद महिंद्रा नहीं बनाता है। तो जब कार की मांग में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि जो कार में छोटे छोटे उपकरण लगते हैं उसकी मांग में भी वृद्धि हो जाएगी। तो सर्राफा साहब। जीवन चक्र परिकल्पना मोदी गिलियानी साहब ने, जीवन चक्र परिकल्पना मोदी गिलियानी ने दिया था। क्या मोदी गिलियानी ने कहा था? कहा था कि एक जो व्यक्ति होता है ना, उसका उपभोग व्यय केवल वर्तमान आय पे निर्भर नहीं करता है, बल्कि पूरे जिंदगी में जो वो आय अर्जित करता है उसी के आधार पे उसका उपभोग व्यय निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो भी आप लोग 3, 4, 1, 2 बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, अतिरेक क्षमता सिद्धांत। अब देखिए, ये प्रश्न फंसाया है आपको, पेपर में आपका माइंड वॉश कर देगा। अब अगर जो बहुत सारे बच्चे यहां तक पढ़ेंगे तो इस प्रश्न को जरूर गलत करेंगे। अतिरेक क्षमता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके साथ दीर्घकाल से संबंधित नहीं है? अतिरेक क्षमता का सिद्धांत दीर्घकाल में किससे संबंधित नहीं है, बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। खूबसूरत सा प्रश्न है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। अतिरेक क्षमता निम्नलिखित में से किसके साथ दीर्घकाल से संबंधित नहीं है? खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। तो अतिरेक क्षमता कहां पे देखने को मिलता है? तो अतिरेक क्षमता देखने को मिलता है एकाधिकार के अंतर्गत। अतिरेक क्षमता कहां पे देखने को मिलता है? एकाधिकार के अंतर्गत। और जो एकाधिकारी होता है ना, वो क्या करता है कि जितना मांग वस्तुओं की होता है उससे कम पूर्ति करता है, अर्थात कम उत्पादन करता है, ताकि वस्तुओं की कीमतों को ऊंचा करके अपने लाभ को ऊंचा किया जा सके। ठीक है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि अतिरेक क्षमता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके साथ दीर्घकाल से संबंधित नहीं है? तो देखिए भैया, दीर्घकाल में हमेशा ही पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्में होती हैं वो सामान्य लाभ कमाती हैं, क्योंकि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत आपको ऐसा देखने को मिलता है कि एक जो फर्म होती है उसको सामान्य लाभ मिलता है। क्यों लाभ मिलता है? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण उद्योग करता है, और जिस कीमत पर उद्योग जो प्राइस निर्धारित करता है उसी प्राइस पे एक व्यक्तिगत फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है, Q1, Q2, Q3 क्वांटिटी में। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? ठीक है, तो अतिरेक क्षमता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो एकाधिकार से संबंधित है, क्योंकि एकाधिकारी के पास ये क्षमता होती है कि वो कीमत को निर्धारित करने वाला होता है। ठीक है, कीमत को निर्धारित करने वाला होता है, अर्थात ये मांग से कम उत्पादन करता है लेकिन कीमत को बढ़ा करके लाभ को अधिकतम करता है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में फर्में हमेशा ही सामान्य लाभ कमाती हैं, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर उद्योग करता है, और उद्योग के द्वारा जो कीमत का निर्धारण होता है उसी कीमत पर एक फर्म जितना चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। अगला, अल्पाधिकार के अंतर्गत समस्त फर्में अपनी अंतःनिर्भरता के प्रति जागरूक होती हैं। क्या ये बात ठीक है?
अब देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत सा प्रश्न है। अगर जो इकोनॉमिक्स को एक बार आपने ढंग से पढ़ लिया ना, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। अल्पाधिकार एक बार पढ़ लिए होते अगर जो ठीक से, तो आज अभी तक जितने भी सेशन में प्रश्न आए सब आसानी से हो जाएगा। चलिए बताइए, अल्पाधिकार के अंतर्गत समस्त फर्में अपनी अंतःनिर्भरता के प्रति जागरूक होती हैं, क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ये बात ठीक है, तो अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्मों के मध्य व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता विद्यमान नहीं होती है। अब देखिए, व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता विद्यमान नहीं होती है, ये शब्द देकर के आपको फंसा दिया है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो देखिए इजी सी बात है। फिर आपको प्रश्न को सॉल्व, जब आप पेपर देने भी बैठिएगा, एक बात आप समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम पढ़ रहे हैं। अपना माइंडसेट ऐसे आप मत बनाइए कि आप केवल पढ़ रहे हैं, आप नौकरी पाने के लिए पढ़ रहे हैं। ये आपकी जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है, जिसको आप लगा रहे हैं कि इन फ्यूचर में चल करके हम परीक्षा देंगे और नौकरी हासिल करेंगे। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो उसके फॉर्मेट को दिमाग में ध्यान रखिए कि क्या क्या दिया गया है। तो जैसे यहाँ पे दे दिया गया है कि अल्पाधिकार, तो अब अल्पाधिकार की जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी आपको याद आनी चाहिए कि सर जी, अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कुछ विक्रेता होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं, 2 से ज्यादा विक्रेता होते हैं, 12 से कम विक्रेता होते हैं। अल्पाधिकार के अंतर्गत कार्टेल का निर्माण होता है। कार्टेल क्या होता है? कार्टेल स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है, और कार्टेल ही निर्धारित करता है कि हमें हमारी वस्तु की कीमत क्या होगी मार्केट में, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी फर्म होते हैं, वो अंतःनिर्भरता के प्रति क्या होते हैं? जागरूक होते हैं, क्योंकि कार्टेल का वो निर्माण करते हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्मों के मध्य व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता विद्यमान नहीं होती है। बिल्कुल विद्यमान होती है, बिल्कुल विद्यमान होती है, तभी तो कीमत युद्ध प्रारंभ होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सर ए सत्य है, आर असत्य है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला कि अधिकार के स्टेकल वर्ग मॉडल के अंतर्गत यदि दोनों विक्रेता अनुगामी होकर कार्य करें तो क्या प्राप्त होगा? चलिए, एक लाइन में बताऊंगा, पूरी जिंदगी भर आपको भूलेगा नहीं ये प्रश्न। एक लाइन में बताऊंगा, पूरी जिंदगी भर ये प्रश्न भूलेगा नहीं। थोड़ा आराम से करिएगा, थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, और कोई भाई? ठीक है, तो देखिए भाई, हाँ ठीक है, बी बोल रहे हैं। तो अगर जो द्वैधाधिकार का स्टेकल वर्ग मॉडल आप पढ़ेंगे, तो स्टेकल वर्ग मॉडल के अंतर्गत ये कहा गया कि मतलब अब चूंकि ये देय अधिकार से ही संबंधित है, देय अधिकार से संबंधित है, इसका मतलब क्या होगा कि किसी वस्तु को बेचने वाले कितने होंगे? 2 विक्रेता होंगे। देय अधिकार का मतलब कि बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाले 2 विक्रेता हों। तो मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि एक लक्स की कंपनी है, ठीक है, दूसरा लाइफ बॉय की कंपनी है। मान लीजिए कि साबुन उद्योग में केवल और केवल 2 ही विक्रेता है। आपकी आसानी के लिए मैं बता रहा हूं कि आप इस बात को समझ जाइए। तो लक्स भी मान लीजिए कि 10 रुपए का साबुन बेच रहा है, लाइफ बॉय भी 10 रुपए का साबुन बेच रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक मान लीजिए कि लक्स के दिमाग में यह आ जाता है कि अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपने साबुन को कम दामों में बेचेंगे, 9 रुपए में बेचेंगे। तो अब चूंकि लक्स 9 रुपए में बेचेगा, तो लाइफ बॉय की मजबूरी हो जाएगी कि उसे भी 9 रुपए में बेचना पड़ेगा। क्यों बेचना पड़ेगा? क्योंकि 2 ही विक्रेता है। और अगर जो लक्स की कीमत कम हो रही है, अगर जो इसकी कीमत कम हो रही है, तो सभी लोग इसी से साबुन खरीदेंगे, अर्थात सभी लोग लक्स की ही साबुन खरीदेंगे, लाइफ बॉय कोई खरीदेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में लाइफ बॉय भी क्या करेगा कि अपनी कीमत को कम करेगा। मान लीजिए कि फिर से लक्स कहता है कि नहीं, हम लाइफ बॉय के बराबर अपनी कीमत नहीं रखेंगे। लक्स फिर से 8 रुपए अपनी कीमत कर देता है, तो लाइफ बॉय क्या करेगा? फिर से 8 रुपए अपनी कीमत कर देगा। इसी तरीके से लक्स फिर से 7 रुपए अपनी कीमत को करेगा, तो लाइफ बॉय फिर से अपनी कीमत को 7 रुपए करेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब दोनों की जो औसत उत्पादन लागत है उससे कम ये क्या करेंगे? कीमत को प्राप्त करेंगे। कीमत इनका कम हो जाएगा औसत उत्पादन लागत से, ठीक है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? दोनों को नुकसान होगा। तो जब दोनों का नुकसान होगा, तो फिर दोनों आपस में बैठ करके क्या करेंगे? एक सुलह करेंगे। अर्थात देयाधिकार के स्टेकल वर्ग मॉडल के अंतर्गत यदि दोनों विक्रेता अनुगामी होकर कार्य करते हैं,
तो विक्रेताओं के मध्य क्या होता है, कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो कीमत युद्ध क्या होता है आपने देख ही लिया। तो इजी सी बात है, एक लाइन में कभी भी जिंदगी में भूलना नहीं है कि देय अधिकार का स्टेकल वर्ग मॉडल क्या बताता है। तो सबसे पहले तो देय अधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाले दो होते हैं, अर्थात दो विक्रेता होते हैं। तो जैसे कि मैंने मान लिया कि लक्स और लाइफबॉय साबुन उद्योग में है, ठीक है, लक्स और लाइफबॉय दो ही फर्में हैं। तो अगर जो लक्स भी 10 रुपए का बेच रहा है, लाइफबॉय भी 10 रुपए का बेच रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन लक्स अगर जो 9 रुपए का किया तो लाइफबॉय को भी 9 रुपए करना पड़ेगा, क्योंकि दो ही विक्रेता है। अगर जो एक की कीमत कम होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी वस्तु को कोई नहीं खरीदेगा, वो लाइफबॉय के पास चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लक्स भी कीमत को कम करेगा तो फिर लाइफबॉय भी कम करेगा, लक्स फिर कम करेगा फिर लाइफबॉय, तो दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। अगला, कि निम्न में से कौन सा कारक एक अल्पाधिकारी उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश को बाधित नहीं करेगा। खूबसूरत सा प्रश्न है, क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर होगा कि निम्न में से कौन सा कारक एक अल्पाधिकारी उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश को बाधित नहीं करेगा। तो फिर वही बात होगी कि अल्पाधिकारी उद्योग मतलब बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें 2 से ज्यादा विक्रेता हो, 12 से कम विक्रेता हो, कुछ विक्रेता हो, थोड़े विक्रेता हो, यही तो होता है ना। तो अब बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक अल्पाधिकार उद्योग में अन्य फर्मों को प्रवेश से बाधित नहीं करेगा। तो इजी सी बात है भैया कि अगर जो किसी उद्योग में वस्तुओं की मांग बढ़ने लगे, तो जब मांग बढ़ने लगेगी तो उत्पादन तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, अर्थात पूर्ति तो कोई भी कर सकता है, उत्पादन कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, मांग में वृद्धि, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर जो मांग में वृद्धि हो जाएगी तो अल्पाधिकार के अंतर्गत चूंकि कुछ ही फर्म होते हैं, इसका मतलब कि जितना मांग बढ़ रहा है उतना वो पूर्ति नहीं कर पा रहे, अर्थात उत्पादन नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति में अगर जो मांग में वृद्धि हो रही है तो उत्पादकता भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि बायोमेट्रिक निहितार्थ का बायोमेट्रिक नेतृत्व का निहितार्थ है, क्या उत्तर आ रहा है भाई। बायोमेट्रिक निहितार्थ, सॉरी, बायोमेट्रिक नेतृत्व का क्या मतलब होता है, बायोमेट्रिक नेतृत्व का क्या मतलब होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सी बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर वही बात होगी कि ये कहां पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है अल्पाधिकार के अंतर्गत, अल्पाधिकार के अंतर्गत। और अल्पाधिकार के अंतर्गत चूंकि कुछ फर्में होती हैं, थोड़ी फर्में होती हैं, 2 से ज्यादा फर्में होती हैं, 12 से कम फर्में होती हैं, तो ऐसी स्थिति में जितनी भी फर्में होती हैं ना, वो अपने सबसे अनुभवी फर्म को चुनती हैं ताकि उस उद्योग में लगे सभी फर्मों का लाभ अधिकतम हो जाए। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सर्वाधिक अनुभवी फर्म का नेतृत्व, ऑप्शन नंबर सी। तो बायोमेट्रिक नेतृत्व का नेतार्थ होता है सर्वाधिक अनुभवी फर्म का नेतृत्व। जैसे हम लोग बिस्किट उद्योग की बात करें तो जिस पार्ले जी है, तो पार्ले जी बहुत दिनों से है ना, बहुत अनुभव प्राप्त किया है ना, फिर भी उसकी जो कीमत है पार्ले जी की वो बहुत कम है। तो आप देखते होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो 5 रुपए में बिस्किट बेचती हैं। अगर पार्ले जी 5 रुपए में बिस्किट नहीं बेचता, ब्रिटानिया 5 रुपए में बिस्किट नहीं बेचता, तो शायद आज भारत में 5 रुपए का बिस्किट मिलता ही नहीं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि किसी एकाधिकारी के लिए यदि कीमत 16 है तथा मांग किलो 4 है तो सीमांत आय होगी। आपके पेपर में अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है। चलिए बताइए भाई कि यदि एकाधिकारी के लिए किसी एकाधिकारी के लिए यदि कीमत 16 तथा मांग किलो 4 हो तो सीमांत आय क्या होगी। अब इजी सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि सर जी जो एमआर होता है वो किसके बराबर होता है, वो ए आर, एम आर इज इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान ई क्या है, लोच को इंडिकेट करता है। और जो ए आर होता है वो किसके बराबर होता है, ए आर जो होता है वो प्राइस के बराबर होता है, कीमत के बराबर होता है। और कीमत कितना दे दिया गया है, 16 दे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं सीमांत आय, अर्थात ये एम आर ही आपसे पूछ रहा है, एम आर ही आपसे पूछ रहा है, ए आर दे दिया गया है और एम आर आपसे पूछ रहा है।
और ई लोच भी दे दिया गया है। ई का मान कितना दे दिया गया, लोच कितना दे दिया गया, 4 दे दिया गया। चलिए अब आप इसको रख लीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर इज इक्वल टू 16 गुणे 1 माइनस 1 अपान ई का मान कितना दे दिया गया, 4 दे दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 16 गुणे 4 एकन्ने 4 माइनस 1 3/4, 3/4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। तो आंसर जो इसका आएगा वो क्या होना चाहिए, आंसर इसका 12 होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दिया नहीं गया है ऑप्शन में। इसका राइट आंसर क्वेश्चन के मुताबिक इसका जो आंसर होना चाहिए वो 12 होना चाहिए। लेकिन हाँ, लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 4/3 माना है। ठीक है, तो याद रखिएगा लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए माना है, लेकिन इसका राइट उत्तर जो है वो क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो जितने लोग भी 12 बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, इजी सी बात है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। तो इजी सी बात है यार। देखिए विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा किसने दिया था, पाल स्वीजी साहब ने दिया था। विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा किसने दिया था, पाल स्वीजी के द्वारा दिया गया था। और ये किस संदर्भ में दिया गया था, अल्पाधिकार के अंतर्गत दिया गया था, अल्पाधिकार के अंतर्गत दिया गया था। और पाल स्वीजी साहब ने जो विकुंचित मांग वक्र दिया था उसमें क्या बोला था, बोला था कि जो ऊपर वाला वक्र होता है वो लोचदार होता है और जो नीचे वाला वक्र होता है वो बेलोचदार होता है। ऊपर वाला लोचदार, नीचे वाला बेलोचदार। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला कि एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता है। अब यहाँ पे एक बात थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कि एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकारिक बाजार, ठीक है, ये दोनों अंतर होता है। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। तो एकाधिकार बाजार, तो एकाधिकार बाजार, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है, अर्थात अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता होता है। लेकिन एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार बिल्कुल अलग होता है। एकाधिकार बाजार अलग है और एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार अलग है। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार, ठीक है, अगर जो आपसे कोई ये पूछे कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, अर्थात ये क्या होता है, तो एकाधिकारिक बाजार प्रतियोगिता में क्या होता है कि अनेक विक्रेता होते हैं। क्या होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे सर जी अनेक विक्रेता होते हैं तब तो पूर्ण प्रतियोगिता वाली बात होगी क्या, नहीं, चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अनेक विक्रेता के साथ समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। लेकिन एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत अनेक विक्रेता होते हैं और विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है, विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब अगर जो आपने कभी बस में या ट्रेन में यात्रा किए होंगे तो एक व्यक्ति आता है, 5 पावर बैंक के साथ में लिया रहता है, 5 पावर बैंक के साथ में लिया रहता है और जितने भी पावर बैंक होते हैं रंग में, रूप में, कलर में, क्वांटिटी में, क्वालिटी में, सब एक दूसरे से अलग होते हैं। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादकों की संख्या अधिक होता है और वस्तु विभेद होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को लगता है दोनों एक ही है। तो एकाधिकार बाजार, बाजार की एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है। जैसे हम लोग बात करें भारतीय रेलवे की, अगर जो आप रेलवे का ट्रेन खरीदना चाहें तो आप नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत अनेक विक्रेता होते हैं और समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। अगला, द्विपक्षीय एकाधिकार में क्या देखने को मिलता है। और देखिए, जो लोग भी अभी तक इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, अर्थात थियरी की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आप यथाशीघ्र ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं, सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में। इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चल रहे हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। वहां पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, उसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास पढ़िए। अगर जो लाइव क्लास में नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप बाद में भी क्लास को देख सकते हैं। एक बार अगर जो ठीक तरीके से आप इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, मैं कम से कम आप लोगों को 200 क्लास इकोनॉमिक्स की देता हूं,
200 क्लास को अगर जो ठीक से देख लिए, बढ़िया जो मैं आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स को दे रहा हूँ, उस नोट्स को पढ़िए, कम से कम रोज 1 घंटे पढ़िए। नोट्स एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको वहां पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपनी गलतियों को पहचानिए, जहां भी गलती हो रही है उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ दिया जा रहा है यार। बस आप ईमानदारी से मुझे 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे फॉलो करिए यार। कहाँ से प्रश्न बनेंगे, सब कुछ आपका कवर होने वाला है, बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, 3, साढ़े 3, 4 घंटे आपको देना पड़ेगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, सी बोल रहे हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पाते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का बार बार देखिए, एक बार आप इंक्वायरी कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, लेकिन अगर जो आप ये सोचेंगे रोज इंक्वायरी किया जाए, आपकी फीस कितनी है, आपकी फीस केवल और केवल 2,000 रुपए, आपकी फीस कितनी है, केवल और केवल 2,000 रुपए। उसमें आपको 200 से ज्यादा इकोनॉमिक्स की क्लास दी जा रही है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स आपको दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट, लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको दी जा रही है। कहाँ फीस ज्यादा है यार, पर लेक्चर 10 रुपए भी नहीं होता है। तो आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो आप इस बात को समझिए। और अगर जो आप एक बार एडमिशन ले लेंगे ना, तो आप एक तरीके से ये हो जाएंगे कि नहीं ठीक है सर पढ़ा रहे हैं, एप्लीकेशन पे इतनी सारी क्लासेस है उसको पढ़नी है, या सर लाइव आए हैं तो उसको पढ़ना है। तो गुड इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आपको करने आना चाहिए। चलिए बाकी तो मैं सब फ्री में ही प्रोवाइड करा देता, लेकिन क्या बताऊं, संस्था चलानी है तो सब कुछ फ्री में तो हो नहीं सकता है। बाकी यूट्यूब पे जितना फ्री में हो सकता है उतना मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि केवल यूट्यूब पे केवल प्रैक्टिस करने से या केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने से चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी। प्रैक्टिस भी उतना ही जरूरी है जितना थियरी पढ़ना अर्थात कॉन्सेप्ट पढ़ना, और कॉन्सेप्ट पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितना प्रैक्टिस करना। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब दोनों को ठीक तरीके से करेंगे तभी जाकर के आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, सी बोल रहे हैं, ठीक है, सी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर क्या है, ठीक है। और कोई सी के अलावा, सी के अलावा कोई और है, सी के अलावा कोई नहीं है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि द्विपक्षीय एकाधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु को खरीदने वाला एक होता है और बेचने वाला भी एक ही होता है, अर्थात एक क्रेता होता है दूसरा विक्रेता होता है। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला काजल यादव जी कह रहे सर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर करा दीजिए। बीपीएससी में जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न जितने भी पूछे गए थे उस पूरे पेपर का लगभग 50% प्रश्न ऐसा है जो मैं रोज डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने सेशन में बोलता रहता हूँ, है ना। तो जितना मैं करवा रहा हूँ उतना अगर जो आप कर लेंगे तो आप चाहे कहीं से भी बिलोंग करते हैं आपको कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली। बाकी मैं जो कोर्स अगर जो आप लोगों ने बीपीएससी का जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया है तो मैं वहाँ पे करवाता हूँ प्रीवियस ईयर को, ठीक है। वहाँ पे मैं 3000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला भी लेकर के आता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे ही देखने को मिलेंगी। चलिए, और एप्लीकेशन पे बहुत जल्दी अलग अलग बैच में, मतलब जितने भी बैच अवेलेबल हैं हर बैच में आपको प्रीवियस ईयर की क्लास देखने को मिलेगी। अब मैं बहुत जल्दी आपके बैच में प्रीवियस ईयर पहले करा देना चाहता हूं ताकि पूरा आपको प्रीवियस ईयर पता चल जाए पूरी कंप्लीट व्याख्या के कंप्लीट व्याख्या से। तो मैं बहुत जल्दी बैच में भी शुरू करने वाला हूं, परेशान ना होइए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि मूल्य विभेद के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है। तो मूल्य विभेद कहाँ पे देखने को मिलता है, तो एकाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। मूल्य विभेद क्या होता है, मूल्य विभेद मूल्य विभेद एकाधिकार के अंतर्गत खास करके देखने को मिलता है। और मूल्य विभेद क्या होता है, तो किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तुओं को अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्यों पर बेचना ही कीमत विभेद कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि वस्तु को टिकाऊ होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है भाई कि मूल्य विभेद के लिए ये जरूरी नहीं है कि वस्तु टिकाऊ होनी चाहिए। जैसे आप जब
ट्रेन में यात्रा करते हैं चाहे बस में यात्रा करते हैं, तो वहां पे आपको जैसे मैंने बताया ना कि कीमत विभेदीकरण क्या होता है, तो कीमत विभेदीकरण एक आधिकारिक प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत होता है और एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये वस्तुएं टिकाऊ होती है, क्योंकि जो एकाधिकारी होता है ना, उसका क्या होता है, जो एकाधिकारी होता है उसका मेन मोटो ये होता है कि कम समय में कम उत्पादन लागत पर ज्यादा कीमती वस्तु को बेच करके लाभ को अधिकतम किया जाए। मतलब वो अपने उत्पादन लागत को कम रखना चाहता है और वस्तु की कीमत को ऊंचा रखता है ताकि उसकी उसका जो लाभ है वो अधिकतम हो जाए। अगला कि जब मांग की मूल्य लोच इकाई से कम है तो सीमांत आय क्या होगी। खूबसूरत सा प्रश्न है, एक बार नहीं अलग अलग परीक्षाओं में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, एक बार नहीं अलग अलग परीक्षाओं में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब अगर जो नहीं आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस प्रश्न को कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। यहाँ तीन कंडीशन बनता है, तीन कंडीशन बनता है ना, तीन कंडीशन, ठीक है। तो जब मांग की मूल्य लोच इकाई से कम हो, जब मांग की मूल्य लोच, जब मांग की मूल्य लोच इकाई से कम हो, अर्थात ईडी अगर जो क्या हो लेस देन 1 के हो, तो ऐसी स्थिति में सीमांत आय कैसा देखने को मिलता है, सीमांत आय कैसा देखने को मिलता है, सीमांत आय ऋणात्मक देखने को मिलता है। ये कैसा देखने को मिलता है, निगेटिव देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर जो बात करें कि जब मांग की लोच इकाई से अधिक हो, अर्थात अगर जो ईडी ग्रेटर देन 1 के होता है, तब सीमांत आय कैसा होता है। लिख लीजिए काफी पेन हो तो, बार बार ये प्रश्न पूछता है। सीमांत आय तब कैसा होता है, तब कैसा होता है, तब ये धनात्मक होता है, ठीक है। और अगर जो ईडी बराबर होता है, अर्थात लोच अगर जो 1 के बराबर होता है, तब सीमांत आय कैसा होता है, तब सीमांत आय शून्य होता है। सीमांत आय क्या होता है, शून्य होता है। एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यहां से पूछ लिए जाए, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर जो देखिए पहली यहाँ पे पहले प्रश्न को देखते हैं कि जब मांग की मूल्य लोच इकाई से कम है, इकाई से कम है, अर्थात ये वाली बात कह रही है, ये वाली मांग की मूल्य लोच इकाई से कम है, तब सीमांत आय कैसा होगा, तब सीमांत आय ऋणात्मक होगा। अगर जो मांग की मूल्य लोच इकाई से ज्यादा है, अर्थात ये वाली कंडीशन है, तब सीमांत आय क्या होगा, तब सीमांत आय आपका पॉजिटिव होगा। अगर जो मांग की लोच बराबर है 1 के, तब सीमांत आय क्या होगा, तब होगा शून्य अर्थात 0। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तीनों कंडीशन याद रखिएगा सर, तीनों में से एक प्रश्न आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ऐसे ही प्रश्नों के लिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग यार कॉन्सेप्ट निश्चित तौर पे पढ़ा करो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर जी फीस नहीं है, या सर जी ये बात फीस के लिए बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं ये चाहता हूं कि जितना मेहनत से 2 घंटे में आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, उतना ही मेहनत से अगर जो आप एप्लीकेशन पे भी पढ़ेंगे तो इस मेहनत का कोई मतलब निकलेगा, कुछ मजा आएगा, है ना। तो दोनों क्लास जरूर ज्वाइन किया करिए, आप लोग दोनों क्लास जरूर ज्वाइन किया करिए। क्या उत्तर आ रहा है सर कि कथन और कथन दिया गया है और कारक दिया गया है। तो देखिए दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म की अपेक्षा एकाधिकार सदैव कम उत्पादन स्तर पर लाभ अधिकतम करता है। ये खूबसूरत सी बात है, बहुत खूबसूरत सी बात है, बहुत खूबसूरत सी बात है। और एकाधिकारी का मांग वक्र मांग नीचे की ओर ढाल वाला होता है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, जब परीक्षा देने जाइएगा तो प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप पकड़ेंगे इस शब्द को पूर्ण प्रतियोगी और आप पकड़ेंगे इस शब्द को एकाधिकार। तो अब आपको याद आना चाहिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं और समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता।
जब अनेक विक्रेता होंगे तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन का स्तर इनका क्या होगा, ज्यादा होगा, उत्पादन का स्तर इनका ज्यादा होगा। लेकिन एकाधिकार के अंतर्गत क्या होता है, एकाधिकार के अंतर्गत क्या होता है, तो एकाधिकार के अंतर्गत किसी वस्तु को उत्पादित करने वाला अकेला होता है, अकेला उत्पादक होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक विक्रेता होते हैं और एकाधिकार में केवल और केवल अकेला उत्पादक होता है, और ये भी हमेशा यही चाहता है कि जितनी वस्तुओं की मांग है उससे कम उत्पादन किया जाए, ताकि उससे कम उत्पादन अर्थात कम पूर्ति किया जाए, ताकि ज्यादा कीमत पर अपने लाभ को अधिकतम किया जा सके। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बताइए क्या उत्तर आ रहा है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म की अपेक्षा एकाधिकारी सदैव कम उत्पादन स्तर पर लाभ अधिकतम करता है, बिल्कुल बात आपकी ठीक है, तभी तो एकाधिकारी अपने कीमत को बढ़ा पाएगा। ठीक है, और एकाधिकारी का मांग वक्र नीचे की ओर ढाल वाला होता है, क्यों, क्योंकि एकाधिकारी जो है हमेशा यही पसंद करता है कि जितनी मांग हो उससे कम उत्पादन किया जाए, अर्थात उससे कम पूर्ति किया जाए, जिससे वस्तुओं की कीमत को बढ़ा करके अपने लाभ को अधिकतम किया जा सके। सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि सर जी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला, कि सामान्यतः दीर्घकाल में एकाधिकारी को सदैव अति सामान्य लाभ मिलता है, क्योंकि सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दिया करिए। आप लोग इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए। पहले सोनू पांडे जी, भूपत सिंह जी, नौशाद अली जी, रंजीत कुमार जी, आस्था जी, शशि पाल जी, सुरेश शर्मा जी, सदानंद मिश्रा जी, सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, जितने लोग क्लास देख रहे हैं उतना भी लाइक और शेयर नहीं है। सभी लोग एक बार पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, राकेश कुमार सिंह जी, पारस दास जी, रंजीत कुमार जी, अफजल हसन जी, राकेश बिन जी, विकास कुमार मिश्रा जी, नरोत्तम लोधी जी, अयोध्या कुमार जी, भगवंती जी, जावेद अख्तर जी, सोनी शर्मा जी, काम्या सिंह जी, सदानंद मिश्रा जी। ठीक है, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो, चंद्रबली प्रजापति जी, प्रभाकर जी, सुनीता गुप्ता जी, नीलम कुमारी जी, नैना यादव जी, शशि पाल जी, बहुत तेजी से सभी लोग का उत्तर आ रहा है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए पहले। ठीक है, तो सामान्यतः दीर्घकाल में एकाधिकारी को सदैव अति सामान्य लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा, ये तभी मिल सकता है जब फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध हो। ठीक है, अर्थात एक एकाधिकारी दीर्घकाल तक तभी जाएगा जब उस प्रकार की वस्तु का उत्पादन कोई अन्य फर्म नहीं कर रही हो। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। लाइक शेयर सभी लोग करते रहिए। अब देखिए, अगर जो आप इकोनॉमिक्स का पेपर उठा के देखेंगे ना अलग अलग परीक्षाओं के, तो 10 में से कम 4 बार ये प्रश्न पूछा गया, इतना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सफलता ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, क्योंकि जिसने भी जिंदगी में मेहनत किया है ऐसा कोई भी नहीं है जो असफल रहा हो, बशर्ते आप उतना मेहनत कर पाए कि शीशे में अपनी आंख से आंख मिला करके आप ये बात कह सके कि आपने मेहनत किया है ना। अब ये नहीं कि 10 मिनट पढ़ रहे हैं, 1 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का मतलब ये नहीं होता है। मेहनत का मतलब क्या होता है कि जो जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है उस पे सबसे ज्यादा काम करना है। जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जरूरी है उस पे सबसे ज्यादा जब आप काम करते हैं तो उसे ही कहा जाता है मेहनत। पता चले कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और दिन भर चौराहे पे घूम रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अरे हम घूम रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसको मेहनत नहीं कहा जाएगा। जो जिंदगी में सबसे जरूरी है उसके ऊपर आप अपना सबसे ज्यादा समय दीजिए, तभी उस काम को कहा जाएगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, और तभी आप सफलता के पात्र भी हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है भाई, किसका बर्थडे है भाई? नैना यादव जी का बर्थडे है, नौशाद जी का साथ बर्थडे है। चलिए, आप लोगों को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं लाइव स्टडी इलाहाबाद के पूरे परिवार के तरफ से। उम्मीद है कि जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं उनके साथ साथ आप भी बहुत सफल होंगे। आगे आने वाले समय में अलग अलग चैलेंजेस आएंगी जिंदगी में, जिसको आप बेहतर ढंग से
क्या करेंगे, बेहतर ढंग से उसको आप हैंडल करेंगे और आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं जो है वो फ्यूचर में पूरी हो। हम सभी लोगों की यही कामना है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर कि सीमांत आय ऋणात्मक होगी यदि मांग, अभी मैं कुछ देर पहले आपको ये बात बता रहा था, अभी कुछ देर पहले मैं ये बात आप लोगों को बता रहा था। चलिए पहले बताइए आप, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, मुझे नहीं लगता है कि इसको डिस्क्राइब करने की दोबारा जरूरत है। दोबारा डिस्क्राइब करने की जरूरत है क्या, दोबारा डिस्क्राइब करने की जरूरत है क्या? अभी तो मैंने कुछ देर पहले बताया था कि सीमांत आय अगर जो ऋणात्मक होगी तो मांग क्या होगा, अत्यधिक लोचदार होगा। एक बार नहीं कई बार मैंने इसको विस्तार से बताया। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले क्या बताया था कि यदि किसी उत्पादन के स्तर पर मांग की लोच इकाई होती है, तो जब मांग की लोच इकाई होती है तो सीमांत आय वहां पे क्या होता है, शून्य होता है। आप याद करिए ना, अभी कुछ देर पहले हमने क्या बताया था, 3 कंडीशन बताया था ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये निगेटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है ईडी जब लेस देन ईडी, ये वाला क्या होता है ईडी जब लेस देन 1 के होता है तो ये पॉजिटिव होता है। और फिर आपको मैंने बताया था कि ईडी इज इक्वल टू 1 होता है तो ये शून्य होता है। और हाँ ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि द्याधिकार विशेष दशा है। अब ये प्रश्न भी बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि द्याधिकार किसकी विशेष दशा है। ठीक है, और लाइक और शेयर करते रहा करो यार, आप लोग इतने सारे लोग क्लास देखते हो फिर भी लाइक और शेयर की संख्या कम रहती है, बताइए। चलिए सभी लोग एक बार लाइक शेयर कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं तेजी से। क्या उत्तर आ रहा है सर कि द्याधिकार विशेष दशा है, तो इजी सी बात है। द्याधिकार क्या होता है, बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु के 2 विक्रेता होते हैं। ठीक है, द्याधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु के 2 विक्रेता होते हैं। लेकिन वहीं अगर जो हम लोग अल्पाधिकार की बात करें तो अल्पाधिकार भी क्या होती है कि बाजार की एक ऐसी स्थिति है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा और 12 या 12 से कम विक्रेता होते हैं। ठीक है, तो इजी सी बात है कि द्याधिकार किसका उदाहरण हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्पाधिकार का। तो द्याधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु के 2 विक्रेता होते हैं। अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु के 2 या 2 से ज्यादा विक्रेता होते हैं, या 12 से कम विक्रेता होते हैं, कुछ विक्रेता होते हैं, थोड़े विक्रेता होते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, एकाधिकार के लिए उसके उत्पाद की आड़ी लोच होती है। अब बताइए, अगर जो आप नहीं पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट तो आप इस प्रश्न को 2 घंटे भी दे दिया जाएगा, आपको गूगल भी दे दिया जाएगा, फिर भी आप शायद इस प्रश्न को न कर पाए। क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि आप ना उस गूगल पे भी वो आपको नहीं मिलेंगे, या आप ये सोचें कि मिल भी जाए तो कहीं कुछ मिल भी जाएगा तो सही उत्तर नहीं मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक ठीक, अब इसके पीछे क्या आपको एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, क्यों आप लोग इसको शून्य बोल रहे हैं, क्यों शून्य बोल रहे हैं, इसका कोई तर्क मुझे प्रस्तुत करके बताएगा कि सर जी एकाधिकारी के लिए उसके उत्पाद की आड़ी लोच शून्य होती है, क्यों शून्य होती है, क्यों शून्य होती है, कोई कमेंट करके बताएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है। तो एकाधिकार के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया कि एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता होता है, और अकेला विक्रेता होता है और कोई स्थापन वस्तुएं नहीं होती है, कोई स्थापन वस्तुएं नहीं होती है। तो जब स्थापन वस्तुएं नहीं होती हैं तो ये एकाधिकारी क्या होता है कि कीमत को निर्धारित करने वाला होता है, कीमत का ये निर्धारण करता है और वो देखता है कि हम अधिक से अधिक कीमत को वसूल करके अपने लाभ को अधिकतम कर पाए। तो इसी कारण से एकाधिकार के लिए उसके उत्पाद की आड़ी लोच क्या होती है, शून्य के बराबर होती है, क्योंकि ये कीमत को निर्धारित करने वाला होता है। एक फर्म विक्रय लागत व्यय करती है। अब बताइए
कि किस प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रय लागत की अवधारणा देखने को मिलती है। दो प्रतियोगिता है, बाजार की दो अवस्था है जिसके अंतर्गत विक्रय लागत देखने को मिलता है। वो कौन कौन सा है, दोनों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है, क्या उत्तर आ रहे भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक, डी बोल रहे हैं और कोई ए बोल रहा है। चलिए डी 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 सब डी बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं करेगा क्या? किसने दिया था, किसने दिया था विक्रय लागत की अवधारणा, किसने दिया था? कोई कमेंट करके बताएगा। चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया था, चैम्बरलिन। और विक्रय लागत क्या बताता है? विक्रय लागत की अवधारणा हमें ये बताता है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि विक्रय लागत कहाँ कहाँ पे होता है। तो एक एकाधिकारिक प्रतियोगिता में होता है और दूसरा अल्पाधिकार के अंतर्गत होता है। अल्पाधिकार दोनों के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। तो एकाधिकार और प्रतियोगिता और अल्पाधिकार दोनों में होता है विक्रय लागत। और एकाधिकार के संदर्भ में चैम्बरलिन साहब ने विक्रय लागत की अवधारणा दिया था। और विक्रय लागत होता क्या है? तो चैम्बरलिन साहब ने यह बताया कि एक जो फर्म होती है ना, वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखाने के लिए बहुत सारे खर्च करती है और यही खर्च विक्रय लागत कहलाता है। जैसे कि आपने देखा है कि गुटखा बनाने वाली कंपनी बड़े बड़े जो हीरो होते हैं उनसे प्रचार करवाती है। जैसे आप देखते हैं ना कि गुटखा बनाने वाली कंपनियों का प्रचार कोई करता है, जैसे हमारे अजय देवगन साहब करते हैं, ठीक है। बहुत सारे एक्टर हैं जो करते हैं, क्रिकेटर भी करते हैं। तो भाई वो लोग गुटखा भी इस तरीके से बेचते हैं कि अगर जो आप गुटखा खाएंगे तो आप अपने जगह पे बैठे बैठे कश्मीर चले जाएंगे, आप हिमाचल चले जाएंगे, आप नैनीताल चले जाएंगे। इस प्रकार का उनका क्रिएशन होता है। क्यों क्रिएट करते हैं इस प्रकार का सीन? इस प्रकार का क्रिएट सीन वो लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि अपने प्रोडक्ट को अन्य दूसरे फर्मों के प्रोडक्ट से बेहतर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि एक फर्म विक्रय लागत व्यय करती है किसके अंतर्गत? एकाधिकार और अल्पाधिकार के अंतर्गत। एकाधिकार के संदर्भ में विक्रय लागत की अवधारणा चैम्बरलिन साहब ने दिया था। विक्रय लागत होता क्या है? तो विक्रय लागत के अंतर्गत जो फर्म होती है वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखाने के लिए जो खर्च करती है उसे ही विक्रय लागत कहते हैं। जैसे एक कोई एक्टर है तो वो करोड़ों रुपए लेता है 30 सेकेंड का एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए, तो वो करोड़ों रुपए क्या हो गया? उस कंपनी की विक्रय लागत हो गई। ऑप्शन नंबर डी। अगला कि एकाधिकार होता है, चलिए एकाधिकार होता है। अब तो ये तो आसान सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। अभी बार बार मैं बोल रहा हूं कि एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एकल फर्म ही उद्योग होता है, या उद्योग ही फर्म होता है, या फर्म ही उद्योग होता है। अर्थात कि बाजार की एक ऐसी स्थिति जिसमें बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है, अर्थात अकेला विक्रेता होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपए है, सीमांत आय 40 इकाई के बराबर हो, तो कीमत की सापेक्ष मांग की लोच क्या होगी? देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न पूछ दिया आपसे। और ये बस ये जानना चाहता है कि आप मांग की लोच का फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं। मांग की लोच का फॉर्मूला, मांग की लोच का फॉर्मूला आप जानते हैं कि नहीं? अगर जो AR और MR दिया हो, MR और AR दिया हो, ठीक है, तो चलिए देखते हैं मांग की लोच का फॉर्मूला क्या होता है। तो AR अपान AR माइनस MR, ठीक है, इतना तो आप जानते हैं। लेकिन फिर एग्जाम्पल आप अब एग्जामिनर जो है वो ये भी टेस्ट करना चाहता है कि क्या आपको ये बात पता है कि नहीं कि AR जो बराबर होता है वो प्राइस के बराबर होता है, अर्थात कीमत के बराबर होता है। और कीमत कितना दे दिया गया है? कीमत दे दिया गया है 50। कीमत कितना दे दिया गया है? 50 दे दिया गया है। तो अब आप बता दीजिए, तो मांग की लोच इज इक्वल टू क्या होती है? AR। AR किसके बराबर होता है? AR किसके बराबर होता है? AR जो होता है वो P के, अर्थात कीमत के बराबर होता है। और कीमत कितना दे दिया गया? कीमत दे दिया गया है 50 रुपए, ठीक है। और सीमांत आय 40 रुपए दिया गया।
अर्थात ये MR कितना दे दिया गया, MR आपको दे दिया गया है 40, ठीक है, 40 रुपए। तो AR की जगह पे हम P रख सकते हैं ना, AR की जगह पे P कितना है 50 है, P कितना है 50 है, अपान AR की जगह पे फिर कीमत के बराबर होता है तो ये भी 50। MR कितना दे दिया गया है, MR दिया गया है 40, ठीक है। तो 50 अपान 50 माइनस 10, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जितने लोग भी बोलेंगे कि सर जी बी अर्थात 5, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला कि समूह संतुलन के प्रत्यय को किसने विकसित किया, समूह संतुलन की अवधारणा किसने दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समूह संतुलन की अवधारणा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया, बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो समूह संतुलन की बात जो करते हैं वो कौन करते हैं, वो चेम्बरलेन साहब ही करते हैं। और ये किसके संदर्भ में, एकाधिकार के संदर्भ में, एकाधिकार के संदर्भ में। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि एकाधिकार बाजार के अंतर्गत जो फर्में होती हैं ये समरूप नहीं बल्कि विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, ठीक है। तो ये इसी के समूह संतुलन के अंतर्गत विभेदित वस्तुओं की बात करते हैं कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्में होती हैं वो समरूप नहीं बल्कि विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। अगला, एक क्रेता अधिकार की अवधारणा का आविष्कार किसने किया, एक क्रेता अधिकार, एक क्रेता अधिकार का मतलब क्या होता है कि एक किसी क्रेता के पास ये पूर्ण रूप से अधिकार है कि वही उस वस्तु को परचेज करेगा अर्थात खरीदेगा, अन्य कोई नहीं खरीदेगा। जैसे जो हमारे किसान हैं, तो किसान जो है वो गन्ना किसको बेचते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार को वो गन्ना बेचते हैं और उनकी पर्ची क्या होती है, वहीं से कट के आती है, ठीक है। अलग अलग राज्यों में भी ये होता है। तो क्रेता अधिकार की अवधारणा उत्तर प्रदेश मंडी परिषद है। तो ये यहाँ पे ये क्या करती है कि सभी किसानों से गन्ने को खरीदती है। तो क्रेता अधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे किसी वस्तु को खरीदने का अधिकार केवल एक व्यक्ति के पास होता है या केवल एक क्रेता के पास होता है। और ये बात किसने कही थी, ये बात श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा कहा गया था। अब श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा कहा गया था, फिर आपको श्रीमती जॉन रॉबिन्सन साहब का स्वर्णिम युग भी याद आना चाहिए, डेल्टा के अपान के इज इक्वल टू डेल्टा एन अपान एन, जहाँ पे पूर्ण रोजगार की बात होती है। ये सब दिमाग में घुमाते रहिए सर, ये सब दिमाग में घुमाते रहिए, है ना, क्योंकि जब तक जीनियस नहीं बनेंगे तब तक काम कैसे चलेगा, और जीनियस बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और एक बात मैं बता देता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होशियार चाहे कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता है। जो आज बहुत आपको अच्छा स्टूडेंट दिख रहा है ना, वो बहुत दिनों से लगातार परिश्रम कर रहा है, इसलिए वो आज अच्छा दिख रहा है। आप भी लगातार परिश्रम करिए, हो सकता है कि आप उससे अच्छा दिखने लगे। बस खेल परिश्रम का है, बस खेल मेहनत का है, और किसी चीज का खेल नहीं। आप अपने दिमाग को कितना यूज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमको कुछ समझ नहीं, आप जब दिमाग का यूज ही नहीं किए हैं तो आपको कैसे समझ में आएगा। आप पढ़िए तो सही, आप सिस्टमेटिक वे से समझिए तो बातों को। क्यों नहीं आएगा, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आएगा, क्यों नहीं, एक बार आ जाएगा फिर पूरी जिंदगी भर आपके पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर आ रहा है, तो क्या उत्तर आ रहा है, तो कीमत विभेद। तो अब फिर वही बात होगी कि कीमत विभेद कहाँ पे देखने को मिलता है, तो एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत देखने को मिलता है, जहां पे क्या होता है कि कीमत विभेदीकरण में क्या देखने को मिलता है, कीमत विभेद होता क्या है, तो किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तुओं को अलग अलग बाजारों पे अलग अलग मूल्यों पर बेचना ही कीमत विभेदीकरण कहलाता है, ठीक है। और एकाधिकारिक प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत ये देखने को मिलता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई एक साबुन बनाया, ठीक है, आपने कोई एक साबुन बनाया और इस साबुन की उत्पादन लागत 10 रुपए आती है, ठीक है। तो आप इसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए यूपी में आप इसे 15 रुपए में बेच देंगे, ठीक है। आप इसे बिहार में ले जा करके
इसे आप 20 रुपए में बेच देंगे। इसे आप उत्तराखंड में ले जाकर के मान लीजिए कि 25 रुपए में बेच देंगे। इसे आप मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में एमपी में ले जाकर के इसे आप 17 रुपए में बेच देंगे। तो ये समाज के लिए हानिकारक भी होगा। क्यों हानिकारक होगा? क्योंकि यूपी वालों को 15 रुपया मिल गया, लेकिन जो उत्तराखंड वाले उनको 25 रुपये मिल रहा है, तो ये इनके लिए हानिकारक हो सकता है। समाज के लिए लाभप्रद होगा, यूपी वालों को इससे लाभ मिलेगा क्योंकि यूपी वालों को तो कम कीमत में मिल जा रही है। गरीबों के लिए ये हानिप्रद होगा। बात ये भी ठीक है भैया कि गरीब के लिए गरीब अगर जो यहाँ पे है उत्तराखंड में गरीब अगर जो है तो इसके ऊपर बहुत सारा भार पड़ जाएगा। जो साबुन यूपी में 15 रुपए का मिल रहा है वो गरीब व्यक्ति 25 रुपए में उत्तराखंड में खरीद रहा है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, सीमांत आय शून्य होती है यदि मांग की लोच। अब फिर वही बात होगी कि अब यहां भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आज का सेशन 1-2 बार जरूर देखिएगा, बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न आए हैं और बार बार ये सारे प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए। तो थोड़ा सा 1-2 बार और सेशन को रिवाइज करिएगा। अब यहाँ पे सीमांत आय का मान शून्य दे दिया है और मांग की लोच पूछ रहा है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है कि MR इज इक्वल टू AR। अभी कुछ देर पहले मैं बताया, ये प्रश्न एक बार नहीं 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो MR इज इक्वल टू AR ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान E। E क्या इंडिकेट करता है? लोच को इंडिकेट करता है। और ये जो AR होता है वो किसके बराबर होता है? P के बराबर होता है, अर्थात कीमत के बराबर होता है। तो बताइए भाई तो बताइए, चलिए ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे सीमांत आय शून्य दे दिया गया है, अर्थात MR का मान 0 दे दिया गया है, ठीक है। तो MR का मान जब 0 दे दिया गया है, ठीक है, MR का मान जब 0 दे दिया गया है तो इसको अब आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए। AR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 अपान E इज इक्वल टू 0। इधर 0 हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो AR को हम इधर लाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 1 अपान 1 माइनस E इज इक्वल टू 0 अपान AR। तो 0 ऊपर रहेगा और नीचे AR रहेगा, तो ये 0 के बराबर ही हो जाएगा। 0 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, फिर ऐसी स्थिति में अब ये जो अब क्या हो जाएगा? अब फिर से इसको इधर ले आइए, ठीक है ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 के बराबर हो जाएगा ना, 1 इज इक्वल टू 1 अपान E, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 के बराबर हो जाएगा। इसको मैंने थियोरेटिकल भाषा में भी आपको बता दिया और इसको मैंने आपको फार्मूले के रूप में भी बता दिया। तीन ऑप्शन यहाँ पे बनते हैं। अगला प्रश्न, और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जा रहा है, सिंपल सटीक साधारण भाषा में। अगर जो आपको बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स भी नहीं आता होगा तो भी आपको वहाँ पे सब कुछ समझ में आने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। बिल्कुल साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। जो हमारे छात्र ज्वाइन किए हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। कंप्लीट मेरी खुद के द्वारा लिखी गई हैंडराइटिंग में नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो खुद मैंने तैयार किया है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहे, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक तरफ पढ़ते हैं दूसरी तरफ भूलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक तरफ आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, समय समय पे टेस्ट भी दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ दिया जा रहा है यार, बस आप ईमानदारी से 1.5-2 घंटे वहां पे पढ़िए। मैं 200 क्लास के आसपास देता हूँ इकोनॉमिक्स की, 200 क्लास में पूरी 200 से थोड़ा सा ऊपर 240 क्लास के आसपास में देता हूँ, जिसमें पूरी इकोनॉमिक्स आपकी कवर हो जाती है। आप वहां पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स को कवर करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए, कहाँ से प्रश्न बनेगा सब कुछ आपका कवर होने वाला है। एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है, 1 टाइम आपको बस फीस सबमिट करना है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर लीजिए। या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है,
ऑप्शन नंबर कि थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये किसके द्वारा लिखा गया सर? बहुत अच्छा सा प्रश्न। तो चेम्बरलिन ने लिखा था। कहां पे लिखा था? एकाधिकार के संदर्भ में लिखा था। एकाधिकार के संदर्भ में लिखा था। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अभी तो बार बार मैं चेम्बरलिन को ही डिस्क्राइब कर रहा हूं। चलिए, कुर्नो का मुख्य अवधारणा है कि कुर्नो का मुख्य अवधारणा क्या है? कुर्नो का मुख्य अवधारणा क्या है? और देखिए, कोई भी आपके पास समस्या हो, किसी भी प्रकार की इंक्वायरी हो, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ही मैं ये नंबर आप लोगों को दिया हूँ। ठीक है, तो आप कोई भी इंक्वायरी हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं एक लाइन की बात आप लोगों से बता रहा हूँ कि अगर जो ठीक तरीके से 150 जो भी 200 से ऊपर क्लास आपको दिया जा रहा है उसे फॉलो कर लेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर लेंगे, नोट्स पढ़ते रहेंगे, टेस्ट देते रहेंगे, प्रीवियस ईयर को पढ़ते रहेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, आपके पेपर में मैक्सिमम चीज़ें यहीं से मिल जाएंगी। एक दो क्वेश्चन की गारंटी कोई नहीं ले सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना सारा कंटेंट इतने तरीके से दे रहा हूँ कि जब बार बार आपके सामने आएगा, बार बार आपके सामने आएगा, तो बार बार आपको रिवीजन होगा, और बार बार रिवीजन होगा तो प्रश्न कहाँ से बनेंगे? मैं सब कुछ कवर करता हूँ, कुछ भी छोड़ता नहीं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यही बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि कुर्नो ने दे अधिकार के संदर्भ में जो मॉडल दिया था उसमें उन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी विक्रेता की पूर्ति को क्या कर लेता है? स्थिर मान लेता है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, एकाधिकारी शक्ति का मापन किया जा सकता है। एक एकाधिकारी शक्ति का मापन किस तरीके से किया जा सकता है बताइए भाई? अब देखिए, अगर जो बाजार की अवधारणा आपको पता होगी तो आज तो आपका पूरा बाजार जो है वो कवर हो रहा है। बाजार पूरा आपका कवर हो रहा है। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। किसकी याद आनी चाहिए? लर्नर की याद आनी चाहिए। लर्नर की याद आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। ए आर माइनस एम आर अपान ए आर, याद आया? ए आर के जगह पे पी रख लीजिएगा। ए आर के जगह पे पी रख लीजिएगा। पी माइनस एम आर अपान पी, याद आया? लर्नर ने दिया था। तो कीमत और सीमांत लागत में अंतर, कीमत तथा सीमांत लागत में अंतर। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात एक एकाधिकारी जो है उसको उत्पादित करने की जो सीमांत लागत है, सीमांत लागत, जैसे मान लीजिए कि एम आर जो है वो जितना ज्यादा छोटा होगा और पी अर्थात कीमत जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही एकाधिकारी को लाभ अधिकतम मिलेगा। ठीक है, तो जितने लोग भी सी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अगला, जब एक साधन बाजार में उत्पादन के साधनों का केवल एक क्रेता होता है तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? कि जब साधन बाजार में उत्पादन के साधनों का केवल एक क्रेता होता है। अभी बहुत देर से इसी बात को मैं बता रहा हूं, एक क्रेता। कोई गलत करेगा क्या? ठीक है, कोई गलत करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि क्रेता अधिकार, अभी हम लोग पर इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि क्रेता अधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे किसी वस्तु को खरीदने वाला एक होता है। हाँ भाई, ठीक है। पी माइनस एम, हाँ पी माइनस एम सी, ठीक है, आपकी बात सही है, थोड़ा सा मैं वहां पे मिस्टेक कर दिया। चलिए, विक्रय लागत की अवधारणा किसने दिया था? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने किया था कि चेम्बरलिन ने दिया था। क्या बोला था? विक्रय लागत की अवधारणा किसने दिया था बताइए? ठीक है, और कोई? ठीक है, चेम्बरलिन ने। और विक्रय लागत की अवधारणा चेम्बरलिन ने किस बाजार के अंतर्गत बताया था? एकाधिकार के अंतर्गत। एकाधिकार, जिसके अंतर्गत चेम्बरलिन साहब ने कहा था कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत फर्में अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखाने के लिए
बहुत सारे व्यय करती हैं और उसी व्यय को विक्रय लागत कहा जाता है। अगला, कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक का नाम क्या है? बार बार ये प्रश्न पूछा गया है कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की पुस्तक का नाम क्या है। इसी पुस्तक में उन्होंने अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में बताया था। अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में उन्होंने बताया था इसी पुस्तक में। क्या उत्तर होगा? सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग जुड़े हैं। नरोत्तम लोधी जी, नैना यादव जी, राकेश बिंदी, राम नारायण जी, सदानंद मिश्रा जी, जावेद अख्तर जी, आस्था जी, रंजीत जी, सृष्टि जी, नैना यादव जी, प्रियांशु जी, भगवंती जी, राजन सिंह जी, विकास जी, नौसाद अली जी, एसएसपी जी, ललिता साके जी, सुनीता गुप्ता जी, नीलम कुमारी जी। ठीक है, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हो फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, सो ऑप्शन नंबर ए या बी, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने अपूर्ण प्रतियोगिता के संदर्भ में द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन नामक पुस्तक लिखी थी। अगला, लगान पृथ्वी का वह भाग है जो भूस्वामी को मृदा की मूल और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। ये बात किसने कही थी? तो अब ये आसान सी बात है भाई, किसी को भूलना नहीं चाहिए। आपको लगान सिद्धांत के, आपको लगान का सिद्धांत याद आना चाहिए। कौन सा? लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसने दिया था? डेविड रिकार्डो ने दिया था। डेविड रिकार्डो ने क्या कहा था? डेविड रिकार्डो ने कहा था कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। जो भूमि जितना उर्वरक होगी वो उतना ज्यादा लगान देगी, जो भूमि कम उर्वरक होगी वो कम लगान देगी, जो भूमि ज्यादा उर्वरक होगी वो ज्यादा लगान देगी। ऐसी भूमि जो उर्वरक नहीं होगी, ऐसी भूमि जो उर्वरक नहीं होगी उसे सीमांत भूमि कहा जाएगा। सीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो उर्वरक नहीं होती है, उर्वरक नहीं होती है, अर्थात ये भूमि क्या करेगी? ये भूमि लगान नहीं देगी, लगान नहीं देगी। इसके अंतर्गत उन्होंने तालाब की बात की थी, कंकरीली भूमि की बात की थी कि ये सारी भूमि जो होती है वो उर्वरक नहीं होती, इसलिए लगान नहीं देगी। उसके बाद वो क्या कहते हैं? वो अधिसीमांत भूमि की बात करते हैं। अधिसीमांत भूमि, अधिसीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो लगान देती है, अर्थात ये उर्वरक होती है। अधिसीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो उर्वरक होती है और ये क्या करती है? ये लगान देती है। ठीक है, फिर रिकार्डो साहब ने क्या कहा? रिकार्डो साहब ने कहा कि भूमि की पूर्ति पूर्तिया बेलोचदार है। भूमि की पूर्ति क्या है? भूमि की पूर्ति पूर्तिया, पूर्तिया क्या है? बेलोचदार है, अर्थात भूमि की पूर्ति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी की लेंथ को आप बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि भूमि का एकमात्र कार्य है क्या करना? कृषि करना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डेविड रिकार्डो की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और लगान भूस्वामी को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के बदले दिया जाता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि अधिशेषवत या आभासी लगान है। अधिशेषवत या आभासी लगान क्या है? ये बात कौन दिया था? मार्शल ने दिया था। आभासी लगान की बात किसने की थी? मार्शल ने किया था। ठीक है, बताइए सर। ठीक है, तो देखिए, लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत डेविड रिकार्डो ने दिया था और डेविड रिकार्डो साहब ने कहा था कि भूमि की उर्वरा शक्ति के कारण भूस्वामी को लगान प्राप्त होता है। मतलब लगान के लिए केवल और केवल भूमि की उर्वरता ही रिस्पॉन्सिबल है। केवल और केवल लगान के लिए भूमि को रिस्पॉन्सिबल उन्होंने माना था डेविड रिकार्डो ने। लेकिन जब मार्शल साहब आते हैं तो अधिशेषवत या आभासी लगान देते हैं और उसके अंतर्गत वो ये कहते हैं कि अल्पकाल में मानव निर्मित मशीन व उपकरण जो होते हैं ना, उसी के कारण जो आय प्राप्त होता है वही क्या होता है? वही होता है लगान। जैसे अगर जो आप खेती कर रहे हैं तो खेती कर रहे हैं तो उसमें जो मशीन लगा करके या जो आप उपकरण लगा करके उत्पादन कर रहे हैं, यही मशीन और उपकरण अतिरेक आय उत्पन्न करते हैं और उसी को उन्होंने आभासी लगान कहा था और ये अल्पकाल से संबंधित है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, मजदूरी के निर्धारण में निम्नलिखित कारकों पे विचार करिए कि मजदूरी का निर्धारण कैसे किया जाता है।
सभी लोग लाइक और शेयर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और जो लोग भी अभी कोर्स को परचेज कर रहे हैं यार, कॉल मत करिए अभी। आपने जहां से भी कोर्स को परचेज किया है, आप इसी नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, जहां पे आपने एप्लीकेशन का लिंक से जो परचेज किया है आपने, उस पे जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे जरूर इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज दें, ताकि मैं आपको बैच में ऐड कर दूं, और जब बैच में ऐड करा दूंगा तभी जाकर के आपको सिस्टमेटिक वे से सारी चीजें मिल पाएंगी। ठीक है, तो अब क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, और कोई? तो इजी सी बात है कि मजदूरी का निर्धारण, तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि श्रम की मांग व आपूर्ति के ऊपर निर्भर करती है। बिल्कुल ठीक है, मजदूरी जो है वो श्रम की मांग और आपूर्ति पे निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए कि श्रम की मांग अगर जो ज्यादा है और श्रम की पूर्ति कम है, तो जाहिर सी बात है कि मजदूरी जो होगी वो ज्यादा होगी, मजदूरी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ अगर जो श्रम की मांग कम है और मजदूर ज्यादा है, अर्थात पूर्ति ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में कम मजदूरी होगी। बिल्कुल ठीक है, तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर मजदूरी का निर्धारण होता है, देयर इज नो डाउट। ठीक है, ठीक है कि श्रम का एमआरपी अर्थात श्रम की सीमांत उत्पादकता जो होती है, एक मजदूर, एक जो मजदूर होता है वो, उसको मजदूरी उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर प्राप्त होती है। तो बात ये भी ठीक है, ऐसा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, सीमांत उत्पाद का मूल्य क्या होता है, अर्थात वीएमपी किसके बराबर होता है? वीएमपी किसके बराबर होता है, आपको कमेंट करके बताना है। वीएमपी किसके बराबर होता है? ठीक है, तो जब सीमांत भौतिक उत्पादन को मूल्य या औसत आय से गुणा किया जाता है, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे ही सीमांत उत्पाद कहा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा कि जब सीमांत भौतिक उत्पाद को मूल्य या औसत आय से गुणा किया जाता है, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे ही सीमांत उत्पाद का मूल्य कहा जाता है, अर्थात एमपीपी इंटू ए आर। ठीक है, एमपीपी इंटू ए आर। वी एम पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एमपीपी इंटू ए आर। ए आर किसके बराबर होता है? ये होता है पी के बराबर, प्राइस के बराबर। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, मजदूरी का निर्धारण होता है, ये तो अभी हमने करवा ही दिया। चलिए, कहीं भी कोई प्रश्न अब बचा नहीं है, सभी लोग कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, आप लोगों की जो इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होता है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं, और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक स्ट्रेटेजी के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में दिए जाते हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप बहुत सारे कंफ्यूजन की स्थिति में पड़े रहते हैं। तो सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में कंप्लीट आपको आपके सिलेबस के अनुसार थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है, अगर जो लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का यहाँ पे नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को अर्थात थियरी को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। कम से कम 1 घंटे रोज नोट्स को पढ़िए, जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं हमको भूल जाता है। पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो भूलेगा ही भूलेगा। ठीक है, तो एक तरफ आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। कम से कम 1 घंटे रोज नोट्स पढ़िए, जो मेरे द्वारा दिया जा रहा है। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, सप्ताह में कम से कम 1-2 टेस्ट जरूर दीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं,
आप कहाँ पे गलत कर रहे हैं, जो भी गलतियां हो रही है उसको सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे 1.5-2 घंटे और यूट्यूब पे 1.5-2 घंटे पढ़ते रहिए, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करें एडमिशन की तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2,000 रुपए है। केवल और केवल एक बार आपको फीस सबमिट करनी है। तो एडमिशन लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी बैच अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए अलग अलग बैच है। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए वैकेंसी आ चुकी है, लेक्चरर के लिए अलग बैच है, एलटी ग्रेड के लिए अलग बैच है, जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डी ट्रिपल एस बी, एमबीएस, केवीएस इकोनॉमिक्स के सारे बैच आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जाते जाते अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको क्लास जब मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। अमूमन मैं 7:10 पे लाइव आ जाता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।